नमस्कार दोस्तों, मैं विमल असाटी बकवास फिजिक्स चैनल पर एक बार फिर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज तक जितने भी आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे, चाहे वो स्टेबिलिटी एंड इनर्शिया पे हो, कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे हो, को रिलेशन बिटवीन लीनियर सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम हो, या फिर मोशन एंड हिट हो, या जो भी मैंने जितने भी वीडियोस आपको बताए वो रैंडमली थे, मतलब टॉपिक को लेकर थे, किसी विशिष्ट बात को लेकर थे। जैसे पिछले 2 वीडियोस मेरे कम्युनिकेशन सिस्टम पार्ट 1 और पार्ट 2 के ऊपर था। आज से हम शुरुआत करने वाले हैं 12th के स्टेट बोर्ड के सिलेबस की। 12th का स्टेट बोर्ड का सिलेबस आप सभी जानते हैं, इस साल चेंजेस आए हैं कुछ और अपडेशन हुआ है कुछ, और नई बुक्स मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। और ऊपर से लॉकडाउन का ये दौर इतना डेंजरस है, न जाने कितना समय और लगे। और शायद ई बुक तो आ गई है, हम मोबाइल पर ई बुक की मदद से या लैपटॉप पर या फिर प्रिंट निकालकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारे हाथ में कंटेंट पहुंच चुका है। नो डाउट हम स्कूल नहीं जा सकते, नो डाउट हम कॉलेजेस नहीं जा सकते, लेकिन घर बैठकर मुझे आप देख तो सकते हो। आप मेरे यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन मैं आपके यहाँ तो आ सकता हूँ। तो दोस्तों, आज से हम ऑफिशियली 12th के सिलेबस के हिसाब से बातचीत शुरू करेंगे। लेकिन मोबाइल पर, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस आना शुरू हो गए, चैप्टर वाइज शुरुआत हो चुकी है। लेकिन मैं जिस चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूँ, जिस टॉपिक की मैं शुरुआत कर रहा हूँ, उसके वीडियोस अभी आने में लोगों के तरफ से टाइम लगेगा, क्योंकि लोगों ने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, मैं थोड़ा बीच से स्टार्ट कर रहा। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो डेफिनेटली अगर आपने सिलेबस के थ्रू गए होंगे तो टोटल सिलेबस के अंदर 12th में 16 चैप्टर है। 16 चैप्टर के अंदर शुरुआती 6 चैप्टर जो है वो पूरी तरह से मैकेनिक्स, मोशन, थर्मोडायनामिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इनके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन बाद में 7th से लेकर 16 नंबर तक जो चैप्टर है वो पूरी तरह से फोकस वेव्स एंड ऑप्टिक्स, अर्थात ऑप्टिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, मैग्नेटिक इफेक्ट पर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, एसी सर्किट्स पर, ड्वेल नेचर्स पर, रेडिएशंस के, उसके बाद सेमीकंडक्टर्स, इन बातों के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब कहीं ना कहीं पूरा पोर्शन जो 7th चैप्टर से आगे तक के का है वो पूरी तरह से एक अलग हिस्सा है, और 7th चैप्टर के पहले का हिस्सा एक अलग है। तो इसीलिए मैंने बाइफर्केशन करते हुए मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 की बात नहीं की, सीधा 7 से बात कर रहा हूँ। तो मैं वेव ऑप्टिक्स से शुरुआत करूँगा। लेकिन शुरुआत करने के पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि 12th का जो स्टेट बोर्ड का सिलेबस है, जो भी डिज़ाइन हुआ है, उस सिलेबस में जो चीज़ें है या जो चीज़ें निकल गई है वो बातें भी मैं बताते हुए चलूँगा। सर मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सिलेबस के कंटेंट जो पहले पिछले साल तक 20 चैप्टर में हुआ करता था, अब वही कंटेंट 16 चैप्टर में आके हो गया है। सर आप समझा सकते हैं? छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। ये मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, लेकिन इसके बाद बस लगातार आप सुनते चलोगे आगे आगे कंटिन्यू, तो मेरा टॉपिक जो रहेगा वो वेव ऑप्टिक ही रहेगा। मैं बातें इसलिए बताते चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को मेरे टॉपिक के शुरुआत के साथ साथ ये भी जानकारी हो जाए कि हमारा जो भी सिलेबस है वो पिछले बार के सिलेबस से कहाँ चेंज है, कितना चेंज है, क्या बदलाव आए हैं। तो शुरुआत करता हूँ सबसे पहली बात से। दोस्तों, एक बात हम कई सालों से सुन रहे हैं कि स्टेट बोर्ड का सिलेबस, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस एनसीईआरटी को टक्कर नहीं देता। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस के अंदर एनसीईआरटी वाली बात नहीं है। दोस्तों, जिन लोगों के मन में ये गलतफहमी थी, अब वो गलतफहमी दूर हो जाएंगी। मार्केट में बुक नहीं आई तो क्या हुआ, ई बुक्स अवेलेबल है, आप ई बुक डाउनलोड कर लीजिए और ई बुक के एक एक कंटेंट को उठाकर देखिए और एनसीईआरटी को उठाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि अब वो बात नहीं रही जो लोग कहा करते थे, जो एक लो लेवल माना जाता था स्टेट बोर्ड के सिलेबस को और एनसीईआरटी को टॉप मोस्ट पे रखा जाता था। आज स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र का सिलेबस भी बिल्कुल एनसीईआरटी के लेवल को टक्कर दे रहा है या उसकी बराबरी पर आकर बैठा है। सर आप ऐसा यकीन के साथ? दोस्तों, हम लगातार बच्चों को चीज़ पढ़ा रहे हैं तो हम वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलर में हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी कराते हैं, जेई की, नीट की, तो हम एनसीईआरटी प्रेफर करते हैं। और पैरेलल में जब स्टेट बोर्ड पढ़ाते हैं तो स्टेट की। लेकिन अभी की बुक्स देखने के बाद ऐसा लगता ही नहीं
कि स्टेट बोर्ड पढ़ा रहे हैं या एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों को हाईलाइट करके एक्सप्लेन किया गया है। पुराना सिलेबस जो स्टेट बोर्ड का हुआ करता था वो ज़्यादातर थेरोटिकल, ज़्यादातर न्यूमेरिकल ऐसा हुआ करता था। अभी का सिलेबस जो डिज़ाइन हुआ है इतना प्यारा, इतना बेहतरीन सिलेबस है, ज़्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड है। मतलब हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है प्रैक्टिकली उसको लेकर न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई है, बहुत सारे ब्रेन ट्रीजर्स दिए गए हैं और इतने अच्छे से उनके बारे में बताया गया है कि कोई बंदा अगर किसी कारणवश शायद प्रैक्टिकल न भी कर पाए तो वो वहाँ लिखी हुई बातें समझकर प्रैक्टिकली उसे घर में करके चेक कर सकता है। मैं उन चीज़ों के लिए कहूँगा जो पॉसिबल है। ऑब्वियसली लैब होती है, घर होता है, लेकिन कुछ चीज़ें पॉसिबल है तो वो बंदा करके चेक कर सकता है। ये एक लेवल में इंक्रीमेंट दिखाई दिया स्टेट बोर्ड का जो अभी का सिलेबस है। दूसरी बात, स्टेट बोर्ड के सिलेबस के अंदर पहले एमसीक्यूज स्पेशल फिजिक्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बकवास फिजिक्स चैनल वाला हूँ तो स्पेशली बात फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर ही करूँगा। तो स्टेट बोर्ड के अंदर में बुक्स में पहले कभी भी एमसीक्यूज नहीं दिए जाते थे। अभी स्टेट बोर्ड की जो ई बुक आई है उसमें बाकायदा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी अलग से दिए गए। वहाँ पर सेपरेट थ्योरी क्वेश्चन पहले भी होते थे, अभी भी है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल अच्छा हो गया, बारीक बारीक बातों के ऊपर फोकस किया गया। इवन न्यूमेरिकल्स भी रिपीटेड टाइप के नहीं है। जो पहले रिपीटेड टाइप के न्यूमेरिकल्स नजर आते थे अभी रिपीटेड टाइप के न्यूमेरिकल्स नहीं है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी लेवल के नजर आते हैं। सर कैसे? अगर आप ई बुक ढंग से देखोगे तो आपके ध्यान में आएगा, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप 9.8 सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी एनसीईआरटी जो स्टाइल चलाता था राउंड अप, वही पैटर्न स्टेट बोर्ड की बुक में भी आपको दिखता है। जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैं बारीक बारीक चेंजेस आपको बताते चल रहा हूँ कि स्टेट बोर्ड की बुक का क्या कंपैरिजन है एनसीईआरटी के साथ। और नो डाउट आज का स्टेट बोर्ड का बुक एनसीईआरटी को पूरी तरह से टक्कर दे रहा है। जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया उसमें पुरानी बातें तो पूरी हैं, लेकिन कुछ नई बातें ऐड कर दी गई। अब जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे सर क्या बात कर रहे, पुराने सिलेबस में तो 20 चैप्टर थे, अभी तो सिर्फ 16 है। दोस्तों चैप्टर का कंटेंट उतना ही है और शायद थोड़ा और बढ़ गया, लेकिन जो चैप्टर की काउंटिंग थी जो 20 हुआ करती थी वो सिमट कर 16 पर आ चुकी है। अगर आप ध्यान दो तो मैं चैप्टर वाइज अगर कुछ बातों के ऊपर फोकस करूँ, जैसे रोटेशनल डायनामिक्स क्या है, उस चैप्टर को अगर आप देखोगे तो उसके अंदर आपको सर्कुलर मोशन भी नजर आएगा और रोटेशनल मोशन भी नजर आएगा। इसका मतलब दोस्तों वो चैप्टर 2 चैप्टर का क्या बन चुका है, कॉम्बिनेशन बन चुका है। इससे ये बात साबित होती है कि 20 चैप्टर को ही सिमट कर 16 चैप्टर में कन्वर्ट किया गया है। जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन पहले भी वैसे ही था, अभी भी वैसे ही है, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। लेकिन थर्मोडायनामिक्स नाम का एक नया चैप्टर ला दिया। अगर आप उस चैप्टर को देखोगे तो उसका कंटेंट इतना सारा है जैसा ऐसा लगता है कि हम केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स पूरा यहाँ पढ़ रहे हैं। हालांकि बहुत अच्छा कंटेंट है, लेकिन ये बिल्कुल नया ऐड हो गया क्योंकि कुछ पोर्शन 11th का भी उठाकर 12th में ऐड कर दिया गया। उसी के साथ एक और एक चैप्टर की बात करूँगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वाला, फ्लूइड वाला चैप्टर, जिसमें पुराने सिलेबस का सरफेस टेंशन नजर आता है पूरा जैसे का तैसा, और 11th का फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा नजर आता है, सारे थ्योरम सारी बातें पूरी नजर आ रही है। ऑसिलेशन एज इट इज है। वेव्स वाले चैप्टर 2 थे, वेव मोशन और स्टेशनरी वेव, दोनों को मर्ज करके एक बना दिया, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। यानी कहने का मतलब ये कि सिलेबस जितना था शायद मुझे लगता है उससे ज़्यादा हो गया, लेकिन काउंटिंग नंबर्स की थोड़ी कम हो गई। ऐसे में ही और एक चैप्टर है वहाँ पर आया हुआ है, आप अगर देखोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सिर्फ वही एक चैप्टर ऐसा है जिसको 2 बाइफर्केशन किया। सर 2 इन्हें पुराने सिलेबस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करके एक चैप्टर था, उसी में पूरा एसी सर्किट भी इंक्लूड होता था। अभी वैसा नहीं किया, अभी का स्टाइल एनसीईआरटी, जेई और नीट का स्टाइल कर दिया। सर कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को सेपरेट रखा है और जो तुम्हारा एसी सर्किट वाला पोर्शन है उसको सेपरेट रखा है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार और एक चैप्टर है, जैसे मैग्नेटिज्म था तो उसे मैग्नेटिक मटेरियल के नाम से चेंज कर दिया, कंटेंट थोड़ा बढ़ा दिया। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था, उसे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट या इलेक्ट्रिक करंट नाम दे दिया गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक 11-12 का बेस मिलाकर बढ़ा दिया। करंट इलेक्ट्रिसिटी 11-12 का बेस मिलाकर बढ़ा दिया, कुछ एक्स्ट्रा की चीज़ें उसमें ऐड भी हुई है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये दोस्तों कि जो सिलेबस था
सिलेबस का कंटेंट था शायद जितना था उससे ज़्यादा है। सर आप बार बार सिलेबस के कंटेंट पे फोकस क्यों कर रहे हैं? मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों आप लोगों को कि लॉकडाउन के कारण ये टाइम जा रहा है। एग्ज़ाम आपकी लगभग फरवरी मार्च में ही आना है। हो सकता है शायद गवर्नमेंट कोई बदलाव करे, शायद एग्ज़ाम थोड़ी आगे हो, एकदम 4 महीने 3 महीने आगे नहीं होंगी, थोड़ा बहुत ही आगे होंगी। और ये दौर जब निपटेगा तो सब फास्ट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन हमें फास्ट नहीं होना है, हमें टाइम को बढ़ाना है। इसलिए आप लोग अगर उधर में अपने पास पैरेलल में कुछ चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 के वीडियोस देख रहे थे तो आप मेरे साथ मिलकर चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11 सो ऑन 16 तक के चैप्टर्स मेरे साथ एंजॉय कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने सिलेबस को लेकर थोड़ी बातचीत की, अब पेपर पैटर्न को लेकर बताना चाहूँगा। जो लोग बिल्कुल नए व्यूवर्स हैं, जो लोग मेरे चैनल को अभी देख रहे हैं, मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जल्द ही हम अपना एक बकवास फिजिक्स चैनल ऑनलाइन ऐप चालू करने वाले, जून महीने में लॉन्चिंग है उसकी। तो आप उसके लिए भी अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर आप मैसेज कर सकते हैं 7038924314, या फिर आप मुझे इसी पर मैसेज भी कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर भी, मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स करूंगा। उसी अलावा आप लोगों को अगर कुछ डाउट्स हो, टॉपिक को लेकर कुछ बात पूछनी हो, तो आप लोग कमेंट में टॉपिक के बारे में कुछ बात बोलना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। मेरी बात में मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि पेपर पैटर्न जब आता है तो फिजिक्स कितने मार्क का होता है? तो फिजिक्स अभी तक जो, क्योंकि नया अपडेशन और कुछ नहीं है, जो 11th में पेपर पैटर्न गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था अभी तक वही है। अब कुछ अपडेशन अगर आएगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा, फिलहाल कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो एग्ज़ाम अभी बच्चों ने फरवरी महीने में दी वही पेपर पैटर्न आप पर भी लागू होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पेपर पैटर्न में अभी कोई नया अपडेशन नहीं बताया गया। ठीक है, सिलेबस का आया वो मैंने आपसे शेयर कर दिया, लेकिन पेपर पैटर्न को लेकर कोई अपडेशन नहीं है। अपडेशन नहीं है तो पुराना पेपर पैटर्न क्या था दोस्तों? इसे पुराना नहीं कहेंगे, क्योंकि 2020 की एग्ज़ाम जस्ट उसी पेपर पैटर्न से पहली बार हुई है। वो पेपर पैटर्न इसके पहले कभी नहीं था। तो पेपर फिजिक्स का 70 मार्क्स का होता है 3 आवर्स के लिए। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है सेक्शन वाइज, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, 4 सेक्शन में वो डिवाइडेड होता है। जो सेक्शन ए होता है उसमें 10 MCQs होते हैं, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और 8 शॉर्ट आंसर होते हैं या फिर आंसर इन 1 सेंटेंस। जो शुरुआती 10 MCQs होते हैं वो 10 मार्क के होते हैं, जो पूरे कंपलसरी होते हैं, जिसमें 1 या 2 न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। उसके बाद जो 8 शॉर्ट आंसर होते हैं या आंसर इन 1 सेंटेंस होते हैं, उसमें भी 8 में 1 आध न्यूमेरिकल या 2 न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 10 और 8 18 मार्क हो गए क्वेश्चन तुम्हारे सेक्शन ए के अंदर MCQs में और शॉर्ट आंसर में। उसके बाद जो सेक्शन बी आता है वो पूरी तरह से थोड़े से बड़े आंसर, थोड़े से बड़े 2-2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। टोटल 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 12 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क के होते हैं। सो 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो दिस सेक्शन बिलोंग्स टू कैरीज द 16 मार्क्स। फिर उसके बाद सेक्शन सी आता है जिसमें सारे क्वेश्चन 3-3 मार्क के होते हैं। सेक्शन सी 3-3 मार्क के क्वेश्चन वाले 12 क्वेश्चन होते हैं, 8 अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो 8 3 24 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। एक बात पे और ध्यान दिलाना चाहूँगा दोस्तों, सेक्शन बी जो 2-2 मार्क वाला था उसमें अगर 12 क्वेश्चन है तो उसमें 5-6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के हो सकते हैं। सेक्शन सी में जो 3-3 मार्क के 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसमें 12 क्वेश्चन होते हैं टोटल, तो 12 में भी 5-6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड हो सकते हैं। लास्ट सेक्शन डी है जिसमें 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं 4-4 मार्क के, जिसमें 3 अटेम्प्ट करना होता है, तो 4 3 12 मार्क्स का ये लास्ट सेक्शन होता है। तो दोस्तों टोटल 70 मार्क का पेपर आप लोगों का ये बनता है, जिसमें लास्ट क्वेश्चन जो मैंने सेक्शन डी के लिए कहा उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन उसमें 2 न्यूमेरिकल बेस्ड या कभी कभी 3 भी न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। अभी मैंने जो सारी जानकारी दी, ये जानकारी को लेकर अगर कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं। पिछले 12 वर्षों से लगातार सर्वश्रेष्ठ परिणामों के साथ संचालित असाटीज मृणाल कोचिंग क्लासेस।
यहाँ मृणाल कोचिंग क्लासेस में लाइब्रेरी अवेलेबल होने के कारण हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प मिलती है। On the basis of my 2 years experience, I would like to suggest you that if you want to reach the heights of success, join today Mrinal coaching classes. मेहनत इतनी खामोशी करो कि सफलता शोर मचा दे। और मृणाल कोचिंग में इसी प्रिंसिपल पे काम किया जाता है। In Mrinal coaching class, we have a large collection of books so that we can easily prepare for our competitive exams. एजुकेशन में सबसे जरूरी होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर्स टॉक। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मृणाल कोचिंग क्लासेस। विदर्भ की पहली ऐसी कोचिंग क्लासेस जिसमें स्टेट और सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को मिलती है थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लासेस की सुविधा, और साथ ही आईआईटी, जी और नीट में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स की स्पेशल क्लासेस। तो उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आज ही ज्वाइन करें असाटी सर की मृणाल कोचिंग क्लासेस, गणेश नगर, गोंदिया। तो ब्रेक के बाद फिर मैं विमल असाटी आप लोगों का स्वागत करता हूं। ब्रेक पर जाने से पहले आप लोगों ने पूरी जानकारी सुनी स्टेट बोर्ड का कंपैरेटिव सिलेबस कैसे एनसीईआरटी के लेवल का बैठता है, और दूसरा पेपर पैटर्न ऑफ द स्टेट बोर्ड सिलेबस फॉर द 12th स्टैंडर्ड। आज ऑफिशियली मैं शुरुआत कर रहा हूं इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की, जो चैप्टर का नाम मैंने लिख कर रखा है वेव ऑप्टिक्स। ये वेव ऑप्टिक्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस वेव ऑप्टिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरी तरह से ऑप्टिक्स पे डिपेंडेंट है। सर ये ऑप्टिक्स क्या होता है और ये वेव क्या होती है? तो दोस्तों आप सब लोगों की जानकारी के लिए ये बात पता होना ज़रूरी है कि वेव का मतलब किसी भी प्रकार का ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस, किसी भी प्रकार के ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस को हम वेव कहते हैं। यानी अगर वेव शब्द आया, मैं इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि किसी को अगर जानकारी ना हो कि वेव क्या है तो फिर चैप्टर पढ़ाने का मीनिंग ही नहीं बनता। ऑप्टिक्स की अगर जानकारी ना हो तो पढ़ाने का मीनिंग ही नहीं बनता। तो वेव और ऑप्टिक्स, इन दोनों शब्दों का अर्थ मैं आपको समझा रहा हूँ कि व्हाट इज़ वेव एंड व्हाट इज़ ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स ये पूरी तरह से उसे कहते हैं जिसमें हम पूरी तरह से लाइट से रिलेटेड फिनोमेना की बात करते हैं। यानी मैं ऑप्टिक्स को अगर कहना है तो ऐसा कह सकता हूँ, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ओनली द लाइट। लाइट को रिलेट करने वाली जितनी बातें हैं जो हम पढ़ेंगे वो सब ऑप्टिक्स के अंदर में आता है, चाहे वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो। ऑल दिस फिनोमेनास आर बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ ऑप्टिक्स। सर फिर वेव क्या है? तो मैंने अभी कहा वेव ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस है। सर ये वेव तो हम सुनते थे साउंड वेव, मैंने कब कहा कि वेव साउंड वेव नहीं हो सकता? वेव की कैटेगरी बहुत बड़ी है। अगर किसी ने बोल दिया वेव है, इसका मतलब ये नहीं वो साउंड ही है। वेव का मतलब किसी भी प्रकार का ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस जो लगातार मीडियम के थ्रू प्रोपोगेट होता है, जो लगातार मीडियम में फॉरवर्ड सेंस में लगातार आगे की तरफ बढ़ते रहता है, उसी डिस्टर्बेंस को हम वेव कहते हैं। जैसे मैं अपने हाथों से अगर समझाना है कि व्हाट इज अ वेव, तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देके समझाऊंगा। डेफिनेटली मेरा तरीका बकवास होगा, मैं कबूल करता हूं, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही बकवास फिजिक्स है। सर आप क्या समझाओगे? ज़रा ध्यान से सुनिए। वेव समझा रहा हूँ, ऑप्टिक शब्द भी बताया, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बहुत सारी बातें आएंगी। जो नाम मैं लेते जा रहा हूँ बहुत कुछ 8, 9, 10th में आपने सुना होगा, और कुछ नाम ऐसे होंगे जो 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो सुनी होंगी, पता होंगी, लेकिन शायद समझी ना होंगी। तो समझने के लिए, मीनिंग के लिए बातों को गौर से सुनिए कि वेव क्या है। तो मैंने कहा ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस है। सर चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स में वेव डिटेल बता रहे आप, ज़रूरी है, पता होना चाहिए कि वेव बनती कैसे है, क्योंकि लोगों के मन में ये बात होती है कि वेव यानी सिर्फ साउंड वेव है। क्यों लाइट वेव नहीं होता? इसी के बारे में तो हमें चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ना है। तो वेव का फॉर्म साउंड भी हो सकता है, वेव का फॉर्म लाइट भी हो सकता है। लेकिन इस बात को समझने के लिए ये एग्जाम्पल समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस शब्द का अर्थ क्या है। इमेजिन कीजिए यहाँ पेड़ तो है, छोटा सा है, मैं थोड़े बड़े पेड़ की बात कर रहा हूँ। एक बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ को एक क्या बांध दिए? रस्सी। रस्सी बांधने के बाद रस्सी का सिरा दूसरा वाला मेरे हाथ में है। अभी रस्सी का सिरा मेरे हाथ में है एंड तो रस्सी ऐसे लेवल पे आपको दिखाई दे रही। ये पोर्शन हो गया रिजिड, मतलब यहाँ पर रस्सी हिलने डुलने वाली नहीं है, बंधी है, और मैंने रस्सी को ऐसा टाइट पकड़ के रखा है। अब मैं अगर आपसे पूछूंगा दोस्तों बताइए यहाँ वेव दिख रही है क्या,
तो आप बोलोगे ये बकवास फिजिक्स वाला मास्टर बकवास बात कर रहा है। तो ये बकवास बात नहीं है दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि अगर ये रस्सी ऐसी बंधी हुई है तो क्या वाकई में यहाँ वेव का फॉर्मेशन हो रहा है। नो डाउट वेव का फॉर्मेशन होगा, लेकिन वेव के फॉर्मेशन होने के लिए कुछ ऐसा होना जरूरी है जिससे वेव बने। जब तक वो नहीं होगा वेव पैदा नहीं होंगे। सर आप बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं? दोस्तों आप अभी वहां मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो। अगर मैं आपसे कुछ बात कहूं कि मेरी ताली की आवाज आई क्या? आई नहीं आई। सर क्यों नहीं आई? आवाज आने के लिए, साउंड वेव पहुंचने के लिए, साउंड वेव के प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम चाहिए। नो डाउट मीडियम था, मीडियम है, साउंड वेव प्रोपोगेट हो सकती है, मीडियम अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम है कि साउंड प्रोपोगेट होने के लिए साउंड प्रोड्यूस भी तो हो। तो साउंड यानी वेव, और वो वेव प्रोड्यूस होने के लिए, समझ गए ना, वाइब्रेशन होना जरूरी है। तो जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा, थरथराहट नहीं होगी, टकराव नहीं होगा, तब तक किसी प्रकार का वेव पैदा होने वाला नहीं है। सो दोस्तों वेव के पैदा होने के लिए वाइब्रेशन का होना जरूरी है, और वेव के प्रोपोगेशन को बातें हो सकती है कि मीडियम की जरूरत हो या मीडियम की जरूरत ना हो। अगर किसी वेव को प्रोपोगेट होने मीडियम की जरूरत होती है तो उसे मैकेनिकल वेव कहते हैं। किसी वेव को प्रोपोगेट होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है तो उस वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट यानी ऑप्टिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं। मतलब मेरे इस चैप्टर के अंदर मैं ऐसी वेव की बात करने वाला हूं जिसे प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। मैं अपने एग्जाम्पल पे, बकवास वाले पे वापस आता हूं। आप पेड़ जब से लगा हुआ देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं सर क्या हुआ उसका, तो आप जरूर देखिए ये रस्सी बंधी हुई थी, रस्सी का दूसरा सिरा मेरे हाथ में था। मैं रस्सी ऐसा पकड़ के सुबह दोपहर शाम रात खड़े रहूं, यहाँ किसी प्रकार की वेव बनने वाली नहीं है। लेकिन अचानक अगर मैं इस पोजीशन से रस्सी ऊपर ले जाऊं, जहां के तहां लाऊं, नीचे ले जाऊं, फिर जहां के तहां लाऊं, अर्थात मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम ले जाऊं, फिर मीन लाऊं, निगेटिव एक्सट्रीम ले जाऊं, मीन लाऊं, तो लगातार मेरा हाथ, यहाँ का पार्टिकल लगातार अगर वाइब्रेशन करेगा, ऑसिलेशन करेगा, तो यहाँ पर भी वेव का फॉर्मेशन होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ वेव का फॉर्मेशन तभी हुआ जब इधर में वाइब्रेशन हुआ। तो किसी भी प्रकार की वेव हो, चाहे वो साउंड वेव हो, चाहे वो लाइट वेव हो, वेव के फॉर्मेशन होने के लिए वाइब्रेशन का होना जरूरी है। और वाइब्रेशन होने के बाद जब वेव पैदा हो जाती है तो वेव के प्रोपोगेट होने में अगर मीडियम की जरूरत है तो वो तुम्हारी मैकेनिकल वेव है, जिसका एग्जाम्पल साउंड वेव है। और अगर प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है तो वो तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिससे प्रोपोगेशन के लिए किसी मीडियम की नीड, किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। तो ये मैंने एक छोटी सी जानकारी दी वेव को लेकर, और दूसरी जानकारी दी ऑप्टिक्स को लेकर। ऑप्टिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑप्टिक्स। अब आप बोलोगे विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑप्टिक्स मीन्स ऑप्टिक्स की स्टडी कर रहे हैं, ऐसी बातों की स्टडी कर रहे हैं जिसमें लाइट है, ऑप्टिकल फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, इंटरफेरेंस है। इन सब बातों का जहां हम जमावड़ा रखते हैं, जहां डिस्कस करते हैं, उस ब्रांच को, फिजिक्स की उस ब्रांच को ऑप्टिक्स कहते हैं। सो हमारे चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। मतलब हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सारे विषयों पे बात करने वाले हैं, ये मानते हुए कि लाइट वेव नेचर रखते हुए रहती है। तो मैंने अभी जो बात की आपसे कि इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि लाइट का नेचर वेव है। मैं मान्य करता हूँ कि चैप्टर में हमको लाइट वेव नेचर बताकर ही बात करना है, लेकिन जो शुरुआत हुई है दोस्तों वो इससे नहीं हुई कि लाइट कभी वेव है, क्योंकि इसका इतिहास बहुत अलग अलग रूपों में बदला है। कुछ लोग कहते हैं लाइट वेव है, कुछ लोग कहते हैं लाइट पार्टिकल है। तो लाइट पार्टिकल नेचर रखता है कि वेव नेचर रखता है, ये एक लड़ाई है। और उसके बाद इन लड़ाइयों में लड़ाई को ख़त्म करने वाले हीरो ने भी अपना रोल बड़ा ज़बरदस्त प्ले किया है। एक से एक हीरो रहे जिन्होंने अपना अपना रोल प्ले किया है। सर आप इन्हें हीरो क्या कहते हैं?
अरे देखो यार, अगर आज लाइट का नेचर वेव भी मान के चल रहे हो आप, तो जिसने पार्टिकल बताने की हिम्मत की वो भी तो कुछ था। तो सर ऐसा कौन था जिसने सबसे पहले लाइट के बारे में बात किया? लो कर लो बात। जब बात आती है फिजिक्स की और जब बात आती है हीरो की, तो मुझे लगता है आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो कौन सा पहला हीरो था जिसने लाइट का पार्टिकल नेचर बताया। ऑब्वियसली बिल्कुल सही सोच रहे हो, न्यूटन। तो न्यूटन ने दोस्तों अपनी कार्पस्क्यूलर थ्योरी दी थी। सर आपने न्यूटन ने बताया लाइट पार्टिकल है और इधर आप बोलने लगे कार्पस्क्यूलर थ्योरी दी। तो दोस्तों जो लड़ाई है वो दो लोगों में मेन थी, लोग जो लगभग एक ही समय के आसपास के थे। उस एक समय के आसपास के लोगों में लड़ाई थी, एक था न्यूटन और एक था हाइजेंस। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट पार्टिकल नेचर रखता था, जिसे मैं कार्पसल्स कहता हूँ, और हाइजीन के अकॉर्डिंग लाइट वेव नेचर रखता है। ये मेरा जो लेक्चर है आज का, ये पूरी तरह से इंट्रोडक्टरी है। आज मैं कोई बहुत बड़ी या बहुत सारी बातें नहीं करने वाला, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि लाइट के नेचर्स क्या क्या है। डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में करेंगे। फिलहाल ये दिमाग में रखना है कि लाइट को पार्टिकल बताने वाले भी लोग थे, लाइट को वेव बताने वाले लोग भी थे, और बाद में समय बदला तो लाइट को पार्टिकल और वेव दोनों बताने वाले भी लोग थे। सर ऐसा क्यों हुआ और कौन सही था कौन गलत था? देखो बेटा, समय की मांग होती है। जो बात आज सही लगे ज़रूरी नहीं आज से 100 साल बाद 200 साल बाद वो बात सही हो। सर आपके लेक्चर में ऐसा लग रहा है कहानी बता रहे हो, बिल्कुल सही। मैं कहानी के माध्यम से ही आपको कंपैरेटिव स्टडी कराऊंगा। बहुत सारे लोग हैं इस चैप्टर के अंदर जिन्होंने लाइट को लेकर अपने अपने थीसिस दिए। लाइट को लेकर न्यूटन की कॉन्सेप्ट है, लाइट को लेकर हाइजीन की कॉन्सेप्ट है, लाइट को लेकर प्लैंक्स की कॉन्सेप्ट है, लाइट को लेकर मैक्सवेल की कॉन्सेप्ट है, लाइट को लेकर डी ब्रॉगली की कॉन्सेप्ट है। तो सबने अपने अपने थीसिस रखे। कुछ के थीसिस हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, कल्पना पे है, और कुछ के रियलिस्टिक है। कुछ अपनी बात को प्रूव कर पाए हैं, कुछ अपनी बात को प्रूव नहीं कर पाए। कुछ की बातें आज भी मान्य है, कुछ की बातें मान्य होने लायक ही नहीं है। कुछ की बात ऐसी है कि जो दोनों पर एप्लीकेबल है, पार्टिकल पे भी और वेव पे भी। तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारा इंट्रोडक्शन था। इस इंट्रोडक्शन में एक समा मैंने आपके लिए बांध कर रखा है। आप मेरे अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए कि जिसमें हम इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि लाइट क्या क्या नेचर रखता है, क्या क्या बदलाव उसके अंदर आता है। ऐसा नहीं कहना सर कुछ तो भी सस्पेंस छोड़कर जा रहे हो, क्या आप किसी न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर हो जो खास न्यूज़ अटका के रख रहे? नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं। हर एक चीज़ का एक लिमिटेशन होता है। एक आज ऑफिशियल वीडियो था मेरा जिसमें मुझे इंट्रोडक्टरी बात आपके साथ करनी थी, कुछ ऐसी बातें आपको बतानी थी जिससे ये साबित हो जाए कि हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हुए रेगुलर चल रहे हैं। यानी जो भी बंदा घर पर बैठकर मुझे देखेगा तो उसे अगर कॉलेज नहीं गया या कोचिंग उसने ऑनलाइन क्लासेस कहीं नहीं लगाई है तो भी वो घर पर रहकर पढ़ सकता है। हम भी अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं इस लॉकडाउन के दौर में कि आपको हम घर तक अच्छी चीज़ें दे सके। आप लोग लगातार वीडियो रेगुलरली देखते रहिए, तारीख के तारीख आप देखते रहिए कि आज 20 तारीख है, आज 20 मई है, आज हमारा वीडियो आया है। तो आप शुरुआत कीजिए। बकवास फिजिक्स चैनल को आज लॉन्च हुए पूरा 1 महीना हो गया है यूट्यूब पर। तो ये समझ लीजिए कि आज उसके 1 महीने की मैंने एक एनिवर्सरी सेलिब्रेट की और उस एनिवर्सरी पर ये स्टेट बोर्ड का सिलेबस पढ़ाना शुरू किया। तो ठीक है दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद। मैं नमस्कार करता हूँ आप लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन माई चैनल बकवास फिजिक्स।